जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका प्यारा साथी अखिलेश यादव में आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो साथियों, इस क्लास में हम सीखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन या प्रजनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो साथियों, इस क्लास में हम पूरे चैप्टर को यानी कि वन शॉट रिवीजन करेंगे। वन शॉट रिवीजन वो भी हम फ्लो चार्ट के जरिए करेंगे, यानी कि पूरा डिटेल समझेंगे, लेकिन वो समझेंगे कैसे? फ्लो चार्ट के जरिए। इतनी थ्योरी हम नहीं लिखवाएंगे, लेकिन इसको समझा पूरा देंगे। जैसा कि लगाई हुआ है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो यानी कि सबसे पहला है पुष्प, यानी कि क्या है? फ्लावर। फ्लावर क्या होता है? आवृतबीजी पौधों का एक लैंगिक जनन स्थल है, यानी कि इसमें लैंगिक क्रियाएं जो होती हैं वो पुष्प के अंदर होती हैं। यानी कि आवृतबीजियों का मुख्य लक्षण क्या होता है? लैंगिक क्रिया होती है, यानी कि पुष्प इसमें होता है। क्या है? लैंगिक जनन की इकाई है पुष्प। क्या है? लैंगिक जनन की इकाई है, जिसके अंदर दो मुख्य भाग होते हैं। एक होता है नर जनन अंग। क्या होता है नर जनन अंग? जो होता है पुंकेसर। अगर संख्या में एक से अधिक होते हैं तो इन्हें मिलकर बोल देते हैं पुमंग। उसके बाद दूसरा है मादा जनन अंग, जिसे क्या बोलते हैं? जायांग। अगर संख्या में एक है तो इसे बोलेंगे स्त्री केसर। अगर संख्या में एक से अधिक होते हैं तो बोलते हैं इसे क्या बोलेंगे? जायांग। क्या बोलेंगे? जायांग। उसके बाद यहां पर पुष्प की संरचना है, यानी कि यहां पर ये वाला भाग है, यानी कि जो अंडाकार सी संरचना, इसे बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? ओवरी। क्या बोलते हैं? अंडाशय। उसके बाद ये जो दिख रहे हैं इसे क्या बोलते हैं? इन्हें क्या बोलते हैं? बाह्य दल। क्या बोलते हैं इन्हें? बाह्य दल। और ये रंगीन संरचना है, यानी कि रेड कलर में दिख रही है, इन्हें बोलते हैं क्या? दल। क्या बोलते हैं इन्हें? दल। उसके बाद मादा, पुष्प का मादा भाग जो होता है उसके अंदर एक संरचना होती है, यानी कि नलिकाकार, जिसे बोलते हैं स्टाइल, यानी क्या बोलते हैं? वर्तिका। और जो यहाँ पर परागकणाक गिरते हैं, इससे ये वाली संरचना क्या है? इसे बोलते हैं स्टिग्मा, यानी कि वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। और इसमें ये संरचना दिख रही है, क्या बोलते हैं इन्हें? बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं इन्हें? पुंकेसर है स्टेमन। और इसमें होते हैं परागकोश होते हैं पुंकेसर के अंदर। और दूसरी संरचना क्या होती है? क्या होती है? फिलामेंट तंतु होती है। तीसरी संरचना होती है इसमें योजी, यानी कि फिलामेंट को और एंथर को जो जोड़ने का काम करता है, वो कौन सी संरचना होती है? वो होती है योजी, यानी कनेक्टिव। उसका नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे। नेक्स्ट है पुमंग या पुंकेसर के बारे में। क्या है पुमंग? क्या होता है? यानी पुंगमंग जो होता है वो मतलब पुंकेसर से मिलकर बनता है, यानी एक से अधिक संख्या में जब पुंकेसर होते हैं तो उन्हें ही हम क्या बोल देते हैं? पुमंग। पुमंग के जो पुंकेसर होता है उसके तीन भाग होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है परागकोश। परागकोश क्या है? परागकोश जो होती है वो द्विपालिश संरचना होती है, यानी कि द्विपालिश या द्विकोष्ठीय, यानी कि एक पाली जो होती है उसमें दो कोष्ठ होते हैं, जबकि जो परागकोश होता है उसमें टोटल 4 लघु बीजाणुधानी हो जाती हैं। यानी कितनी लघु बीजाणुधानी होती है एक परागकोश में? तो 4 होती है। यानी जब भी हम इसकी अनुप्रस्थ काट करते हैं तो इसमें कितनी लघु बीजाणुधानी मिलती है देखने को? तो मिलती है 4। यानी द्विपालित तथा द्विकोष्ठी संरचना होती है, जिसके अंदर लघु बीजाणुधानी होती है। क्या होती है? लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी आपको मैंने बताया था कितनी संख्या में कितनी होती है? वो होती है 4। उसके बाद इसके लघु बीजाणुधानी के अंदर होती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या होती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। उसके बाद देखेंगे हम योजी, यानी कि योजी क्या होता है? परागकोश को और पूतंतु को आपस में जोड़ता है, यानी कनेक्ट करता है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा है हमने? कनेक्टिव। क्या बोलते हैं इसे? कनेक्टिव। उसके बाद है पूतंतु। पूतंतु क्या होता है? पूतंतु जो होता है मतलब जो वाली संरचना, इसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसे? पूतंतु। क्या बोलेंगे इसे? पूतंतु। यानी कि पुष्पासन या दल से जुड़ा होता है। जो पूतंतु जो होता है वो पुष्पासन या दल से जुड़ा हुआ होता है। जैसा कि यहां पर इसकी अनुप्रस्थ काट दिख भी रही है, इसके अंदर कितनी पाली आपको दिख रही है? तो इसके अंदर जो होती है 2 पाली होती है, जबकि मतलब जो लघु बीजाणुधानी होती है वो कितनी होती है? 4 होती हैं। क्या होती हैं? 4। यानी कि एक परागकोश के अंदर 4 कोष्ठ होते हैं जिनमें लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। लघु बीजाणुधानी के अंदर जो होता है परागकण का ही निर्माण होता है, यानी परागकण जो बनते हैं लघु बीजाणुधानी के अंदर बनते हैं। किससे बनते हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसके बाद परागकणों का निर्माण होता है। जैसे कि हम आगे देखेंगे, आगे इसी के बारे में है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या होता है? क्या बताया था आपको मैंने अभी? लघु बीजाणु जनन होता है, उसके बाद यानी लघु बीजाणु जनन जो होता है
वो अर्ध सूत्री विभाजन के जरिए होता है। उसके बाद लघु बीजाणु बनते हैं, लघु बीजाणु विकसित हो गए परागकण बनते हैं, यानी कि जो लघु बीजाणु होते हैं वो विकसित होने के बाद क्या बन जाते हैं, परागकण, यानी पॉलेन ग्रेन। क्या बोलते हैं इन्हें, पॉलेन ग्रेन। जो परागकण होते हैं दो कोशिकीय नर युग्मकोद्भिद व परिपक्व, इन्हें मतलब परागकण को बाद में क्या बोला जाता है, परिपक्व परागकण या दो कोशिकीय नर युग्मकोद्भिद। क्या होता है, दो कोशिकीय नर युग्मकोद्भिद। उसके बाद यहां पर जो संरचना दिख रही है ये क्या है हमारी, ये है लघु बीजाणु धानी की संरचना, यानी कि उसके अनुप्रस्थ काट है, जिसकी सबसे बाहर लेयर होती है वो होती है अंतस्थिसियम। उसके बाद जो सेकंड लेयर होती है वो होती है मध्य परत। उसके बाद इसमें जो दिख रहे हैं मतलब ये क्या है, ये है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। क्या है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। क्या है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। उसके बाद ये वाली जो परत है अंदर वाली, सबसे अंदर परत होती है उसे बोलते हैं टेपिटम। क्या बोलते हैं, टेपिटम, जो कि परागकणों को पोषण प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। जैसे कि इस संरचना में ये है टेपिटम, ये सबसे अंदर वाली कोशिका, उसके बाद बीजाणु जन ऊतक, उसके बाद अंतस्थिसियम, उसके बाद अंतस्त्वना, उसके बाद संयोजी, ये क्या है, कनेक्टिव। उसमें बताया था मैंने आपको, योजी या संयोजी बोलते हैं जिसे। उसके बाद ये वाली संरचना सबसे अंदर, इसे बोलते हैं टेपिटम, जो कि परागकणों को पोषण प्रदान करती है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है परागकण, यानी कि परागकण क्या होता है। परागकण को दो भागों में बांटा गया है, एक तो होती है इसके अंदर कायिक कोशिका और एक होती है जनन कोशिका। क्या होती है, जनन कोशिका। कायिक कोशिका क्या करती है, जो कायिक कोशिका जो होती है वो पराग नली का निर्माण करती है, यानी कि जो संलयन या मतलब परागण के लिए क्या करती है, ये करती है पराग नली का निर्माण। क्या करती है, पराग नली का निर्माण। क्या करती है, पराग नली का निर्माण। उसके बाद जनन कोशिका, जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। उसके बाद दो नर युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं, दो नर युग्मक का निर्माण होता है। कितने नर युग्मक का निर्माण होता है, दो नर युग्मक का। क्या होता है, दो नर युग्मक का। उसके बाद यहाँ पर ये परागकण की संरचना है। क्या है, परागकण की संरचना, सबसे बाह्य जो परत होती है उसे बोलते हैं बाह्यचोल। उसके बाद होता है अंतःचोल। उसके बाद होती है इसके अंदर कायिक कोशिका है। क्या है, कायिक कोशिका। उसके बाद कायिक केंद्रक है, ये है कायिक केंद्रक, और उसके अंदर इसे जीव द्रव्य भरा होता है। इसके अंदर क्या होता है, जीव द्रव्य भरा होता है। क्या होता है, इसके अंदर जीव द्रव्य भरा होता है। सभी साथी को यहां तक सही समझ में आ गया होगा अच्छे से। उसके बाद हम जानेंगे जो बाह्यचोल होता है परागकण का, वो किसका बना होता है। जो परागकण का बाह्यचोल जो होता है वो होता है स्पोरोपोलिन का बना होता है, यानी कि परागकण की बाह्य भित्ति होती है उसे वो बनी होती है स्पोरोपोलिन की, जिसके अंदर जनन छिद्र भी होते हैं। क्या होते हैं, जनन छिद्र। उसके बाद जो अंतःचोल है, अंतःचोल होता है बना हुआ, वो होता है पैक्टोसेल्यूलोज का बना हुआ, पैक्टोसेल्यूलोज का बना हुआ। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है जायंग के बारे में। क्या है जायंग, ये पुष्प का मादा भाग होता है। अगर संख्या में एक होता है तो इसे स्त्री केसर बोलते हैं। अगर संख्या में एक से अधिक होते हैं तो उसे क्या बोल देते हैं, जायंग। क्या बोल देते हैं, जायंग। यानी यहां लिखा हुआ है जायंग मादा जनन अंग है। क्या है, मादा जनन अंग है। इसके मतलब जो होती है इकाई होती है स्त्री केसर, यानी कि अगर संख्या में एक जो होते हैं उन्हें बोल देंगे स्त्री केसर, जो पुष्प का मादा भाग होता है। अगर संख्या में एक से अधिक हो जाते हैं तो उन्हें बोल देते हैं हम, क्या बोलते हैं, जायंग। क्या बोलते हैं, जायंग। इसके भी तीन भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है वर्तिका, यानी कि स्टिग्मा। दूसरा होता है पहला होता है वर्तिकाग्र, जिसे बोलते हैं स्टिग्मा। दूसरा होता है वर्तिका यानी स्टाइल। तीसरा होता है अंडाशय, अंडाशय के अंदर ही बीजांड पाया जाता है। तीसरे को क्या बोलते हैं, अंडाशय यानी ओवरी। उसके बाद इसी के अंदर अंडाशय के अंदर ही बीज पाया जाता है, यानी बीजांड पाया जाता है। यहाँ पर ये संरचना बनी हुई है इसकी, जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं हम। ये जो है मतलब क्या है, पुष्प का मादा भाग होता है। क्या होता है, इसे बोलते हैं स्त्री केसर। इसे क्या बोलते हैं, स्त्री केसर। और ये वर्तिका होती है वो नली के आकार की होती है, जबकि जो वर्तिकाग्र होता है ऊपर यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पर ये होता है परागकण आग गिरते हैं। क्या गिरते हैं, परागकण आग गिरते हैं। इसे बोलते हैं वर्तिका, ये है वर्तिकाग्र। यहाँ पर ये क्या दिख रहा है हमें, परागकण। क्या है, यहाँ आग गिरते हैं परागकण। और ये है अंडाशय। क्या है, अंडाशय। इसी के अंदर क्या होता है, बीजांड। उसके अंदर इसमें आ रही है पराग नली। क्या आ रही है इसके अंदर, पराग नली। यानी कि हम यहाँ देखेंगे अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। उसके अंदर ही मतलब गुरु बीजाणु धानी पाई जाती है। क्या होता है, बीजांड के अंदर क्या होती है,
गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु धानी मतलब गुरु, उसके अंदर क्या पाई जाती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। क्या पाई जाती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है। गुरु बीजाणु जनन के पश्चात गुरु बीजाणु का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, गुरु बीजाणु का निर्माण। किसका निर्माण करती है, गुरु बीजाणु का निर्माण। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है गुरु बीजाणु। क्या है, गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु जो होते हैं पुष्प के मादा युग्मक होते हैं। क्या होते हैं, मादा युग्मक। गुरु बीजाणु होते हैं वो भ्रूण कोश में बदल जाते हैं। क्या होते हैं, भ्रूण कोश। यह जो होती है संरचना वो होती है 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्र की संरचना होती है। यानी कि भ्रूण कोश जो होती है वह 7 केंद्रकीय तथा 8 कोशिकीय संरचना होती है। जैसा कि मैं आपको बना के दिखा भी दे रहा हूं, यहां पर हम बना लेते हैं संरचना को। सभी साथी ध्यान से देखेंगे। इसमें साइड वाली कोशिकाएं इन्हें बोलते हैं सहायक कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, सहायक। क्या बोलते हैं, सहायक कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, सहायक कोशिकाएं। उसके बाद ये जो सेल है इसे क्या बोलते हैं, जनन कोशिका। ये इसमें मुख्य होती है। क्या है ये, जनन कोशिका। क्या है, जनन कोशिका। क्या होती है ये, जनन कोशिका। यही इसमें मुख्य होती है, जनन कोशिका। उसके बाद जो होती है ये होती है केंद्रीय कोशिका। क्या होती है, केंद्रीय कोशिका। यानी केंद्र में तो केंद्रीय कोशिका होगी ना, केंद्रीय कोशिका। क्या होती है, केंद्रीय कोशिका। उसके बाद ये ऊपर दिख रही है, या ऊपर 3 सेल दिख रही है, इन्हें बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका। क्या बोलते हैं, प्रतिमुख या प्रतिव्यासांत। प्रतिमुख, प्रतिमुख या प्रतिव्यासांत कोशिका। प्रतिमुख कोशिका या प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। यानी कि इसमें हम देख लेते हैं, यानी कि मैंने बताया था आपको 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्र की संरचना होती है। यानी कि इसमें जो ये वाले इन्हें क्या बोलेंगे, केंद्रक हैं। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने केंद्रक हैं, इसमें कितने केंद्रक हैं, टोटल 8 केंद्रक हैं। जबकि कोशिका कितनी है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। यानी कोशिका केवल इसमें 7 हैं, जबकि जो केंद्रक है वो कितने हैं, 8। यानी कि जो 2 केंद्रक होते हैं वो तो इसके केंद्र में होते हैं, और जबकि मतलब 6 केंद्रक हैं वो साइडों में लगे हुए हैं। जैसे कि इसमें ये वाली कोशिका सबसे बीच वाली से बोलते हैं जनन कोशिका। ये इसमें सबसे मुख्य कोशिका होती है। उसके बाद है, इसको देखेंगे हम, 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्र की होती है। उसके बाद है एक, मतलब उसके बाद इसमें देखेंगे भ्रूण कोश को, यानी कि एक अंडकोशिका होती है। जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया डायग्राम में, यानी कि इसमें एक तो अंडकोशिका होती है। अंडकोशिका कौन सी है, ये वाली, इसे जनन कोशिका ही बोलते हैं। उसके बाद 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। 2 सहायक कोशिका कौन सी है, ये है और ये है। कितनी है, 2 सहायक कोशिका होती है। एक केंद्रीय कोशिका यानी कि ध्रुवीय केंद्रक। क्या होता है, 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं और एक केंद्रीय कोशिका होती है। केंद्रीय कोशिका कौन सी है, ये वाली कोशिका है केंद्रीय कोशिका। इसके अंदर 2 केंद्रक हैं, ये और ये। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। उसके बाद 3 प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं। 3 प्रतिमुख कोशिकाएं होती है। यानी कि क्या है, प्रतिमुख कोशिकाएं, ये है, एक ये है, एक ये है, यानी 3 प्रतिमुख कोशिकाएं होती है। उसका नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है परागण। परागण क्या होता है, यानी पॉलिनेशन। क्या है पॉलिनेशन, यानी कि किसी भी पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प, यानी कि किसी भी पुष्प से जब परागकण निकलते हैं तो पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र पर जा गिरते हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, परागण। क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन। क्या कहा जाता है, परागण। यानी कि इसमें लिखा हुआ है परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। कहां पर होता है, वो होता है स्टिग्मा पर। कहां पर होता है, स्टिग्मा पर। यानी परागकणों का स्थानांतरण होता है वो पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र पर होता है। क्या होता है, जो परागकणों का स्थानांतरण होता है वो होता है पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र पर। उसका नेक्स्ट समझेंगे। परागण कितने प्रकार का होता है, परागण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 स्वपरागण, नंबर 2
परपरागण। क्या होता है? नंबर 1 स्वपरागण और नंबर 2 है परपरागण। स्वपरागण मुख्यतः दो प्रकार का है यहाँ पर, एक है स्वयुग्मन, दूसरा है सजातपुष्पी। यहां देख लेते हैं हम। सबसे पहले स्वयुग्मन, यानी कि स्वयुग्मन और सजातपुष्पी परागण जो है वो दोनों स्वपरागण के उदाहरण हैं। क्या है? स्वपरागण के प्रकार हैं। यानी कि सब यहाँ स्वयुग्मन समझ लेते हैं। स्वयुग्मन जिसमें होता है यानी कि एक ही पौधा होता है और एक ही पुष्प में होता है। यानी कि जो स्वयुग्मन होता है एक ही पौधा होगा और पुष्प भी एक ही होगा, मतलब परागकणों का स्थानांतरण होगा, एक ही पुष्प होगा, मतलब एक ही पुष्प होगा कुल मिला के। यानी कि पौधा भी एक ही होगा, उसके अंदर पुष्प भी एक ही होगा, उसके अंदर ही स्वयुग्मन होता है। इसके लिए जो पुष्प होता है वह द्विलिंगी होता है। जब तक द्विलिंगी पुष्प नहीं होगा तब तक इसमें स्वयुग्मन नहीं हो सकता। अगर आप चाहें कि एक लिंगी पुष्प में करा लें तो ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। उसके बाद है सजातपुष्पी परागण। सजातपुष्पी परागण में क्या होता है? पौधा तो एक ही होता है लेकिन पुष्प अलग अलग हो सकते हैं। क्या होता है? पुष्प इसमें अलग अलग होते हैं, यानी परागकणों का स्थानांतरण होता है वो अलग अलग पुष्पों में होता है। क्या होता है? यानी पौधा तो होगा वो एक ही होगा लेकिन जो मतलब पुष्प जो होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं। उसके बाद है परपरागण। क्या होता है? परपरागण क्या है? परपरागण क्या है? मतलब इसमें अलग अलग पौधे होते हैं, यानी कि इसमें पौधे भी अलग होंगे और पुष्प भी अलग अलग होंगे। यानी इसमें तो ये देख रहे थे हम, पौधा तो एक ही था और इसमें भी एक ही पौधा था, लेकिन इसमें पौधे भी अलग अलग होंगे। जबकि इसमें मतलब एक ही पौधा था लेकिन इसमें पौधे भी अलग अलग हैं और पुष्प भी अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? पौधे भी अलग अलग होते हैं और पुष्प भी अलग अलग होते हैं। यानी कि जो परागकणों का स्थानांतरण होता है वो अलग अलग पौधे होते हैं, जबकि और मतलब जाति एक ही होती है। ये नहीं है कि मतलब आम का पेड़ है वो सेब के साथ कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी कि एक पौधा उसी जाति का होगा लेकिन होगा मतलब अलग पौधा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, जैसे मैं आपको समझा दे रहा हूं, यानी कि ये वाली एक संरचना है। ठीक है। एक आप ये मान लो, मतलब एक पौधा, ये है पौधा, ठीक है, और ये दूसरा पौधा है। ठीक है। ये क्या है? इसके ऊपर पुष्प है और ये भी इसमें पुष्प हम मान ले रहे हैं यहाँ पर। ये नहीं हम इसी को पुष्प मान लें, लेकिन हम मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए। यानी कि इसके जो परागकण है इसकी वर्तिका का पराग गिरेंगे, जबकि इसके परागकण है वो इसकी वर्तिका का गिरेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है? परपरागण। क्या हो रहा है? परपरागण। यानी कि पौधा भी अलग है और पुष्प भी अलग है। क्या है? पौधा भी अलग है और पुष्प भी अलग है, यानी कि दोनों अलग अलग है। इसका मतलब है यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद है दोहरा निषेचन, जिसे क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? इसे द्विनिषेचन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे द्विनिषेचन। इसे समझेंगे हम द्विनिषेचन को। पहले हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या है तो सभी साथी ध्यान से सुनेंगे। क्या है इसकी परिभाषा? यानी भ्रूणकोश में दो प्रकार के संलयन होते हैं, एक तो युग्मक संलयन तथा एक होता है त्रिसंलयन। इसलिए इसे दोहरा निषेचन कहा जाता है। यानी कि इसमें जो होता है एक होता है युग्मक संलयन, एक होता है इसमें त्रिसंलयन, इसीलिए इसे दोहरा निषेचन कहा जाता है। युग्मनज भ्रूण तथा प्राथमिक भ्रूणकोश को भ्रूण पोष प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? पोषण प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? पोषण प्रदान करता है। इसमें मतलब एक नर युग्मक अंडकोश का केंद्रक के साथ संलयित होता है और द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है, जबकि दूसरा नर युग्मक द्विगुणित केंद्रीय कोशिका के साथ संलयित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। इसके अंतर्गत 3 अगुणित केंद्रक सम्मिलित होते हैं, अतः इसे त्रिसंलयन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? त्रिसंलयन। इसमें 2 बार निषेचन हो रहा है। क्या समझ रहे हैं आप? इसमें कितनी बार निषेचन हो रहा है? वो हो रहा है 2 बार निषेचन। यानी कि एक बार तो हो रहा है युग्मक संलयन। क्या हो रहा है? युग्मक संलयन। और एक बार हो रहा है ट्रिपल फ्यूजन यानी त्रिसंलयन। क्या हो रहा है? त्रिसंलयन। युग्मक संलयन में क्या होता है? एक नर युग्मक होता है और एक होता है मादा युग्मक। दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? युग्मनज, यानी 2n बना देते हैं। n और n मिलकर क्या बना देते हैं? 2n। क्या होता है? युग्मनज। क्या होता है? युग्मनज। उसके बाद है त्रिसंलयन देखेंगे। त्रिसंलयन में एक नर युग्मक होगा, दूसरा यानी केंद्रीय कोशिकाएं जो होती है 2n, यानी जो द्विगुणित होती है, और n इनकी अगुणित और द्विगुणित दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? त्रिगुणित। क्या होगा? 3n। क्या होगा? इससे बनेगा भ्रूणपोष। क्या बनेगा? भ्रूणपोष, जो कि भ्रूणकोश को पोषण प्रदान करता है, यानी इससे बनेगा भ्रूणकोश, जबकि इससे बनेगा भ्रूणपोष। क्या होता है? इससे पोषण मिलता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है निषेचन के पश्चात कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे कि अंडाशय जो होता है, यानी कि ओवरी जो होता है वो विकसित होगा, क्या बन जाता है? फल। क्या बनता है? फल। क्या बनता है? फल।
और बीजांड जो होता है विकसित होकर वो बन जाता है बीज। क्या बनता है? बीज। क्या बनता है? बीज। यानी कि इसमें जो फल अंडाशय जो होता है वो विकसित होकर फल बन जाता है, जबकि बीजांड जो होता है वो विकसित होकर क्या बन जाता है? बीज। यहां लिखा हुआ है लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद बीज होता है, यानी लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद जो होता है वह बीज होता है। क्या होता है? बीज। उसके बाद हम देखेंगे असंग जनन क्या होता है, एपोमिक्सिस क्या होता है, हम समझेंगे यहां पर। ये एक प्रकार अलैंगिक जनन होता है। असंग जनन जो होता है वो एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। इसमें लिखा हुआ है यहां पर वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों के संलयन के बिना ही बीजों से नए पौधे का विकास होता है। यानी कि क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों के संलयन के बिना ही बीजों से नए पौधे का विकास होता है, तो इस प्रक्रिया को असंग जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असंग जनन कहा जाता है। जैसे कि यहां पर उदाहरण है, घास है, कुछ घास होती है, यानी कि कुछ, ये नहीं सभी घासों में, लेकिन कुछ घास जो होती है इनमें असंग जनन पाया जाता है। उसके बाद नींबू का वंश है, उसमें भी पाया जाता है, आम की कुछ किस्मों में पाया जाता है, आदि यानी और भी हो सकते हैं। उसके बाद हम आगे देखेंगे, आगे है बहुभ्रूणता। क्या है? बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता में क्या होता है, एक ही बीज से, यानी कि एक ही बीज में से एक से अधिक भ्रूण का विकास होता है। यानी कि इसमें एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूणों का विकास हो जाएगा, इसे क्या बोलते हैं? बहुभ्रूणता। यानी कि एक भ्रूण से एक से अधिक भ्रूण बनना है ना इसमें, तो क्या हो जाएगा? बहुभ्रूणता का मतलब क्या है? बहुभ्रूण। यानी कि बहु का मतलब होता है एक से अधिक, एक से अधिक। इसमें क्या बनना है? एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण का विकास होना ही बहुभ्रूणता कहलाता है। उसके बाद हम देखेंगे निषेचन के बाद परिवर्तन, यानी निषेचन के बाद क्या क्या परिवर्तन होते हैं ये हम देख लेते हैं। यानी कि अंडाशय जो होता है वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है फल। यानी कि वो अंडाशय विकसित होने के बाद क्या बन जाता है? फल में बदल जाता है। जबकि बीजांड जो होता है वो बन जाता है बीज। बीजांड जो होता है विकसित होने के बाद बन जाता है बीज। और अंडाशय भित्ति किसमें बदल जाती है? अंडाशय भित्ति फल भित्ति में बदल जाती है। उसके बाद अध्यावरण होता है वो अध्यावरण बदल जाता है बीज आवरण में। अध्यावरण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बाह्य आवरण और दूसरा होता है अंतः आवरण। क्या होता है? अंतः आवरण। क्या होता है? यानी कि टेस्टा जिसे बोलते हैं, बाह्य आवरण को बोलते हैं टेस्टा। यानी कि टेस्टा कैसे कहते हैं? बीज का बाह्य आवरण जो होता है, यानी कि बीज का जो बाह्य आवरण होता है वह टेस्टा कहलाता है। जबकि जो बीज का अंतः आवरण होता है उसे बोलते हैं टैगमेन। क्या बोलते हैं? टैगमेन। जैसे लिखा हुआ है टैगमेन। क्या होता है? टैगमेन बीज का अंतः आवरण होता है। यानी कि जो टैगमेन होता है बीज का अंतः आवरण होता है। यहां तक सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार में पुनः वीडियो को पीछे करके देख लें। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है 5वां पॉइंट है बीजांड काय। यानी बीजांड काय किसमें बदल जाता है? यानी बीजांड काय जो होता है वो नष्ट हो जाते हैं। यानी कि बीजांड काय जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जो बीजांड का होता है, बीजांड का मुख्य भाव होता है। यानी क्या होता है? मुख्य भाव होता है। लेकिन ये निषेचन के बाद क्या होते हैं? ये नष्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं? लेकिन काली मिर्च में ऐसा नहीं है। काली मिर्च में बीजांड का होता है जो परिभ्रूणपोष के रूप में विकसित हो जाता है। यानी कि जो बीजांड का है वो काली मिर्च में परिभ्रूणपोष के रूप में विकसित हो जाता है। किसमें विकसित हो जाता है? परिभ्रूणपोष के रूप में। उसके बाद है सहायक व प्रतिमुख कोशिकाएं। सहायक और प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं वो निषेचन के बाद नष्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है अनिषेक फलन। क्या है? अनिषेक फलन क्या है? कभी कभी अंडाशय बिना निषेचन क्रिया के ही फल में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही अनिषेक फलन कहा जाता है। यानी कि जब बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में बदल जाए तो क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अनिषेक फलन। यानी कि यहां लिखा हुआ है कभी कभी अंडाशय बिना निषेचन क्रिया के ही फल में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही अनिषेक फलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनिषेक फलन। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है क्या है? फल। यानी कि फल क्या होता है? फल भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सत्य फल, दूसरे होते हैं कूट फल। कूट फल को आवासीय फल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवासीय फल भी कहा जाता है।
जैसे कि सत्य फल देख लेते हैं हम। सत्य फल क्या होते हैं? अंडाशय से फल का विकसित होना ही सत्य फल कहलाते हैं। जो अंडाशय से विकसित जो फल होते हैं वह सत्य फल कहलाते हैं। जैसे कि आम है, केला है, यानी और भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे केवल 2 उदाहरण लिए हैं। उसके बाद दूसरा आवासी फल क्या है? आवासी फल पुष्प के किसी अन्य भाग से विकसित फल क्या कहलाते हैं? आवासी फल या कूट फल कहलाते हैं। यानी कि जो मतलब अंडा को छोड़ के, यानी कि अंडाशय को छोड़कर किसी पुष्प के अन्य भाग से विकसित हो जो फल हो रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? कूट फल या आभासी फल। जैसे कि सेब है, स्ट्रॉबेरी है, यानी क्या क्या है? सेब है और स्ट्रॉबेरी है। तो साथियों आज हमने समझा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जो कि हमने फ्लो चार्ट के जरिए समझा। यानी कि हमने बहुत ही कम समय में पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लिया है, लेकिन किया है वो हमने शॉर्ट तरीके में किया है। लेकिन आपको मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको एकदम अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप किसी को साथी को समझ में नहीं आया है तो एक बार पुनः वीडियो को चलाकर देख ले, जिससे कि एकदम जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाए। तो साथियों ऐसे ही और क्लासेस को पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।